श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम भूकेंद्रीय और भौगोलिक अक्षांश के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको पलभा से अक्षांश निकालना, अक्षांश से पलभा निकालना, ये भाग 15 में मैं बता चुका हूँ, जो कि त्रिकोणमिति से आप आसानी से निकाल सकते हैं। छाया मापना वगैरह, उससे पलभा निकालना, ये सब इससे पूर्व के उसमें बता चुका हूँ। पलभा को लेकर अगर आपकी कोई शंका है तो श्री भादो माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 88 से निरंतर जो अक्षांशादि सारणी है उसमें आप पलभा निकाल के, किसी भी नगर की पलभा निकाल के उस पुस्तक में पंचांग में मिला सकते हैं। तो आप का सही है या गलत है उस पंचांग से आपको पता चल जाएगा। उसमें अंगुल व्यंगुल सही मिल जाएंगे। प्रति व्यंगुल में 1-2 का अंतर आता है तो वो मायना नहीं रखता है, इसलिए उस पर विचार न करते हुए आप जो है पलभा और अक्षांश, इनका संबंध वहाँ से समझें। अब एक प्रश्न आया था कि भूकेंद्रीय अक्षांश क्या है और भौगोलिक अक्षांश क्या है। तो भौगोलिक तो हम जो उपयोग करते हैं वो नक्शे से जो उपयोग करते हैं वो भौगोलिक हैं, और पृथ्वी के केंद्र से जो अक्षांश बनता है डिग्री में या एंगल बनने पर, वो भूकेंद्रिक अक्षांश होता है। अब हम ये अक्षांश कैसे हैं, तो ये भूमध्य रेखा है हमारी। भूमध्य रेखा ये ठीक मध्य में है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब इस पर जो गोलाकार खींची गई हैं एक निश्चित दूरी पर, ये अक्षांश रेखाएं हैं जो कि इस 0 डिग्री से इधर बढ़ती जाती हैं और इस 0 डिग्री से इधर भी दक्षिण में बढ़ती जाती हैं। ये पूर्णतया गोलाकार हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। तो ये जो रेखाएं हैं यहाँ जो खींची गई हैं, इन रेखाओं को भूगोल के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नक्शे के ऊपर एक निश्चित दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी फिक्स रखकर खींची गई है। आगे से आगे जो अक्षांश बढ़े हैं वो एक निश्चित अनुपात में उस नक्शे के ऊपर खींची गई हैं। तो वो जो और अक्षांश हैं उनको भौगोलिक अक्षांश कहते हैं। सामान्यतया इनका प्रयोग करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, परंतु जो एकदम से सूक्ष्मता को चाहते हैं या जो सांपातिक काल से लग्न स्पष्ट करना चाहते हैं उनको भूकेंद्रीय अक्षांश का उपयोग करना चाहिए। ये जो श्री भादो माता पंचांग है इसके पृष्ठ क्रमांक 88 पर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है कि भू अक्षांश का अर्थ है भूकेंद्रीय अक्षांश। आप ये अक्षांश श्री भादो माता पंचांग में भी देख सकते हैं और स्वयं निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, उसको भी मैं बता दूंगा। मुख्य डिफरेंस अंतर ये है, साधारण भाषा में पृथ्वी एकदम गोल नहीं है बल्कि वह ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है, जैसे संतरा होता है। इसी कारण से अक्षांश नापने के 2 तरीके हो जाते हैं। एक तो भूगणितीय अक्षांश, यह वह अक्षांश है जो हम जीपीएस और नक्शे पर देखते हैं। यह पृथ्वी की सतह पर सीधे खड़े होने, साहुल या प्लम्ब लाइन के आधार पर मापा जाता है। और जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड अर्थात भूकेंद्रीय अक्षांश, यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र सेंटर से मापा गया कोण है। इसका इस्तेमाल अक्सर सैटेलाइट लॉन्चिंग में होता है। सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। भूकेंद्रीय और भौगोलिक अक्षांश, देखिए मान लीजिए आप वाराणसी में जमीन पर एक खंबा बिल्कुल सीधा 90 डिग्री गाड़ते हैं। ये यहाँ एक खंबा गाड़ा,
90 डिग्री का, तो इससे जो चलने वाली अंदर की दूरी होगी, अंदर जो किरण जाएगी वो ठीक केंद्र में न जाकर इतने दूर जाएगी, और यहाँ से ये जो दूरी होगी ये ही भौगोलिक जो है अक्षांश होंगे। परंतु इससे जो एक हटकर लाइन चलेगी, ये जो लाल डॉटेड लाइन है, इससे यहाँ से इस दूरी को कहेंगे जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, पृथ्वी चपटी होने के कारण अगर हम उस खंबे की लाइन को जमीन के नीचे ले जाएं तो वह पृथ्वी के केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी, बल्कि केंद्र से थोड़ा हटकर निकलेगी। ये केंद्र से हटकर निकली है। परिभाषा विषुवत रेखा और धरातल पर लंब के बीच का कोण, इनके बीच का कोण जो है वो विषुवत रेखा और धरातल पर लंब के बीच का कोण, ये कोण जब आप इस रेखा से नापेंगे तो ये कोण होगा जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड अर्थात भूकेंद्रीय अक्षांश, और ये जो इसकी सीधा किसी अन्य बिंदु पर गई उससे इसका जो माप होगा वो भौगोलिक अक्षांश होगा। उपयोग है गूगल मैप, जीपीएस और सामान्य जीवन में यही इस्तेमाल होता है। कौन सा इस्तेमाल होता है? सामान्य जीवन में हम इस वाले अक्षांश का उपयोग करते हैं, इस लाल लाइन वाले का उपयोग हम नहीं करते हैं। ये जो अच्छे विद्वान ज्योतिषी हैं और जो सांपातिक काल से लग्न साधन करते हैं वो इस अक्षांश का उपयोग करते हैं। अब जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड साईं, अगर आप वाराणसी से एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचे जो सीधे पृथ्वी के केंद्र में जाकर मिले, वाराणसी से एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो पृथ्वी के केंद्र से मिल जाती है, और परिभाषा इसकी विषुवत रेखा और पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान को जोड़ने वाली रेखा के बीच का कोण। विषुवत रेखा और पृथ्वी के केंद्र से उस स्थान को जोड़ने वाली रेखा के बीच का कोण जो होगा ये वाला तो भौगोलिक होगा, और ये जो काल्पनिक रेखा हमारी बन रही है, इस काल्पनिक रेखा से ये वाला कोण होगा, ये भूकेंद्रीय अक्षांश होगा। तो अगर आप वाराणसी से एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचे जो सीधे पृथ्वी के केंद्र में जाकर मिले, तो ये काल्पनिक रेखा है, ये सीधी पृथ्वी के केंद्र से मिल रही है, तो ये जो कोण बन रहा है इस कोण को हम कहेंगे जियोसेंट्रिक लैटिट्यूड अर्थात भूकेंद्रीय अक्षांश। उपयोग होता है इसका खगोल विज्ञान और उपग्रह की गणना में इसका उपयोग होता है। लग्न साधन में भी इसका उपयोग सांपातिक काल से जब लग्न साधन करते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। जब 21 मार्च और 23 सितंबर के लगभग अर्थात 21 सितंबर या 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर हो तो इस प्रकार का एक उपकरण लगाएं, खड़ी एक पट्टिका लगाएं और एक तिरछी पट्टिका लगाएं जो सूर्य की सीध में जाती हो और ये मध्याह्न का समय हो, तो इसके बीच जो ये बन रहा है कोण, ये उस स्थान के अक्षांश होंगे। अब देखिए, आप यदि अक्षांश निकालना चाहते हैं भूकेंद्री, तो मैंने ग्रुप के अंदर एक टेबल भेजी है। उस टेबल में क्या करना है आपको कि आपके जो अक्षांश है, मान लो नीमच के अक्षांश है 24 डिग्री 28 कला, तो आप देखेंगे कि 24 के सामने जो संस्कार दिया है उस टेबल में 8 कला 36वीं कला, तो आप मोटे रूप में 8 कला 36वीं कला घटा दें। इस मान को हमेशा घटाना है। आप आपके स्थान के अक्षांश लेंगे, उसमें आपके अक्षांश के सामने जो कला विकला दी हैं उसको कला विकला में से घटा देंगे, तो आपके स्थान के भूकेंद्रीय अक्षांश हो जाएंगे। 10 में से 6 4, 6 में से 4 2, 18 में से 9 9, 19 और 24। ये नीमच के
भूकेंद्रीय अक्षांश हुए। आप इस प्रकार से किसी भी स्थान के अक्षांश भूकेंद्रीय निकाल सकते हैं। देखिए, एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं कि वाराणसी का जो अक्षांश है 25-20 है। वाराणसी अक्षांश 25-20। अब आपको जो टेबल दी गई है उस टेबल में अक्षांश 25 के सामने 8 कला 52 विकला दिया है, तो 8 कला 52 विकला घटाना है। ये इस टेबल में जो दिए गए मान हैं पूरे, वो सभी हमेशा ही आपके अक्षांशों में से घटेंगे। तो 52 और 8 60, 10 में से 9 गया 1 1 और 25। ये वाराणसी के भूकेंद्रीय अक्षांश हो जाते हैं। आप किसी भी स्थान का यदि भूकेंद्रीय अक्षांश निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस स्थान के अक्षांश को आपको ग्रुप में डाली गई टेबल में से ढूंढें। उसके सामने जो कला और विकला दिया है वो कला और विकला में से घटा देंगे, तो भूकेंद्रीय अक्षांश आपके अभिष्ट स्थान के प्राप्त हो जाएंगे। अब इस पर ग्रुप में अधिक चर्चा की आवश्यकता मुझे नहीं दिखती है, क्योंकि घटाना है, करना कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि इसको बनाया कैसे गया है, तो बनानी बहुत क्लिष्ट है। आप अक्षांश से पलभा और पलभा से अक्षांश त्रिकोणमिति से निकालने में ही परेशानी ग्रस्त हो गए, तो इस टेबल को बनाने में आप बहुत परेशानी का अनुभव करेंगे। और 4-5 दिन क्या 1 सप्ताह तक भी यदि हम इस पर चर्चा करते हैं तो आप इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए सूत्र के चक्कर में न पड़ें और सीधे इस टेबल से अपने स्थान का भूकेंद्रीय अक्षांश प्राप्त कर लें। वो आप एक बार वीडियो देखेंगे और सीधे समझ लेंगे कि इसमें भूकेंद्रीय अक्षांश कैसे निकलेंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।